नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में 38 दिन बाद यानी कि 17 नवंबर को सरकार का भविष्य लिखा जाएगा। प्रदेश की राजनीति में विंध्य इलाके का अलग ही मिजाज रहा है, तो वहीं इसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। बीते 4 चुनाव में यहाँ पर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो यहाँ की 30 सीटों में से 24 पर भाजपा का कब्जा है और ऐसे में इस इलाके में ब्राह्मण आदिवासियों का वर्चस्व है। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी, सभी का फोकस विंध्य पर है। मोदी और शाह भी यहाँ पर विंध्य के लगातार दौरे कर रहे हैं। और वहीं अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात की जाए और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी विंध्य ही आए थे। तो आखिर मध्य प्रदेश में क्यों है विंध्य की इतनी अहमियत और आखिर इस चुनाव में विंध्य की भूमिका इतनी बड़ी क्यों हो जाती है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो से मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी, साथ ही हमारे साथ हिमानी सिंह मौजूद हैं कांग्रेस से, और भाजपा से हमारे साथ मंजरी जैन जी मौजूद हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। उसके पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कुछ यहाँ पर सीटों का मिजाज कि किस तरीके से जो है यहाँ पर सीटों का समीकरण बैठता है। बता दें आपको, विंध्य में 7 जिलों में से 30 सीटें हैं और ऐसे में अनूपपुर में 3 और उमरिया में 2, तो वहीं रीवा की 8 सीटें हैं और शहडोल में 3, तो वहीं सतना में 7 और सिंगरौली में 3 सीटें हैं, सीधी में 4। और ऐसे में 2018 में यहाँ पर कांग्रेस की 6 सीटें थी, तो वहीं अब यहाँ पर भाजपा की जो है 24 सीटें थी। अगर हम बात कर लें यहाँ पर 2013 की, तो ऐसे में 12 और 30 का समीकरण यहाँ पर बैठता था कि कांग्रेस के पास यहाँ पर 30 में से 12 सीटें थी और बीजेपी की यहाँ पर 16 सीटें थी। और ऐसे ही जो है यहाँ पर लगातार समीकरण जो है बदलते रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप पार्टी के एंट्री के साथ साथ माना जा रहा है कि इस बार अन्य दल जो है वो भी यहाँ के समीकरण बिगाड़ सकता है। चलिए, पहले यहाँ पर रवि अवस्थी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर 2023 का चुनाव यहाँ पर विंध्य में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इस बार विंध्य की भूमिका इतनी बड़ी क्यों है कि हर राजनेता यहीं से जो है चुनावी बिगुल बजा रहा है और यहीं से जो है शंखनाद कर रहा है, चाहे वो प्रचार हो, चाहे वो दौरे हो, चाहे वो जनता के बीच यहाँ पर जनसंवाद हो। देखिए अनन्या, बिल्कुल, हालांकि विंध्य में एक ऐसी सीट है जहाँ पर जातिगत आधार पर जो है वो चुनाव होते रहे हैं। ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर यहाँ की राजनीति का प्रमुख हिस्सा रहे हैं। और आप देखिए कि लगातार अगर 2018 की बात करें तो यहाँ की 30 सीटों में से बीजेपी को 24 सीटें मिली थी और जबकि 2013 के चुनाव में 16 सीट मिली थी। यानी आप देखिए कि बीजेपी ने 8 सीटों की जो बढ़ोतरी की है, तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा उसको मिला विंध्य में। लेकिन कांग्रेस का अगर बात करी जाए तो कांग्रेस को देखिए 2013 में जहाँ 16 सीट थी, वहाँ वो घटकर वो 6 पर आ गई है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर दोनों दलों की चिंता वाजिब भी लगती है, क्योंकि देखिए बीजेपी एक तरफ जहां अपना जो वर्तमान सिनेरियो उसको बनाकर रखना चाहेगी, बल्कि और बढ़ोतरी चाहेगी कि 30 में से और ज़्यादा सीटें उसे मिले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि वो 6 सीटों से बढ़कर जो 12 सीटें पहले 2013 में उसके पास हुआ करती थी, कहीं कम से कम वो उस स्थिति तक तो पहुँच जाए। लेकिन तो इसी तरह क्षेत्रीय दलों की बात है। देखिए जो विंध्य का हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ हिस्सा है। खास करके रीवा की बात करें तो देखिए रीवा में 8 विधानसभा सीट हैं और हालांकि अब मऊगंज एक और ज़िला बन गया है, लेकिन अभी विधानसभा सीट के नाम पर जो है मऊगंज का नाम जो है केवल रीवा के साथ ही लिया जाता है अनन्या। तो रीवा में विशेषकर ज़्यादा उम्मीद क्षेत्रीय दलों को रहती है और आप देखिए वहाँ नतीजे भी लगभग कई बार ऐसा हुआ है कि तीसरे मोर्चे को वहाँ पर सफलता भी मिलती रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कोई अन्य दल हो। अब एक और तीसरे दल की बड़ी आमद जो है मानी जा रही है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सिंगरौली में नगरीय निकाय चुनाव में जो सफलता अर्जित की है उससे उसके हौसले निश्चित तौर पर वहाँ पर उसको लेकर बढ़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में उसकी उम्मीदें जो हैं वो यही है कि विंध्य क्षेत्र से कम 30 में से अगर वो 4-5 सीट भी ला पाती है तो उसकी एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं होगी। इसके चलते विंध्य पर लगातार फोकस। आज भी देखिए भगवंत सिंह मान जो है वो सिरमौर के दौरे पर हैं, भगवान पंजाब रीवा जिले के दौरे पर हैं।
तो आप देखिए कि लगातार इससे पहले आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी वहाँ पर सभा कर चुके हैं बिंद क्षेत्र में। इससे पहले ग्वालियर में भी वो पहुँचे। ग्वालियर भी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा जिला है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि लगातार चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, मध्य प्रदेश के जो दो प्रमुख दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनका तो फोकस है ही। इसके साथ साथ तीसरा दल भी वहाँ पर ताल ठोंक रहा है। इनके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को, चूँकि शहडोल एक ऐसा संभाग है आदिवासी बाहुल्य है, बेगा और कोल जाति के जो है आदिवासी यहाँ पर ज़्यादा निवास करते हैं, तो इनका मत पाने के लिए एक तरह से देखा जाए तो शहडोल भी कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति वोट बैंक के तौर पर अब देखा जाने लगा है। क्योंकि पहले तो देखिए झाबुआ अलीराजपुर में ही ज़्यादातर दलों का फोकस होता था और माना जाता था कि इन जिलों के अगर आदिवासियों को जिसने साध लिया उसने पूरे प्रदेश के आदिवासियों को साध लिया। लेकिन अब अनन्या वैसी स्थिति नहीं है। अनुसूचित जनजाति के मतदाता भी कई उपजातियों में बटे हैं, खास करके जो बेगा, कोल, वारिया, सहरिया है। देखिए एक बेगा और कोल की बड़ी, मैंने कहा ना कि जनसंख्या जो है वो शहडोल और महाकौशल संभाग में निवास करती है। इसलिए आप देखिए कि शहडोल बिंद के साथ साथ महाकौशल पर भी सभी दलों का उतना ही फोकस है अनन्या। बिल्कुल, महाकौशल में भी जो है प्रियंका गांधी के आने के दौरे जो है प्रस्तावित है। चलिए इसी को लेकर जो है हिमानी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी यहाँ पर कि विंध्य वो जगह है जहाँ से 30 सीटें होती हैं और 30 सीटें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं यहाँ पर विधानसभा चुनाव में। ऐसे में विंध्य को साधने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। इस बार क्या लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी कल कह के चले गए हैं कि जातिगत गणना ही आगे जो है मुद्दा रहने वाला है, एक लाइन तो खींच के चली गए हैं 2024 तक के लिए, तो जातिगत गणना की बात इससे पहले तो नहीं कही गई थी। और विंध्य की बात हम कर रहे हैं तो विंध्य में 2013 में 12 सीटें थी और इस बार जो है यहाँ पर 6 सीटें आपके पास हैं। तो ये इस 6 के आंकड़े को वापस 12 करने के लिए कितनी मेहनत चाहिए यहाँ पर? इसको 12 करने के लिए हम 30 को करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी बात की जातिगत गणना की, तो जातिगत गणना का मुद्दा तो पूरे देश में गरमाया हुआ है। संसद से लेकर सभी जगह इसके बारे में बात हो रही है कि जिसका जितना परसेंटेज उसका उतना हक, इसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। और दूसरी चीज एक ये है कि जनगणना और ये सब जो अभी महिला कानून लाया गया उसके लागू करने के लिए और बाकी और देश में प्लान लाने के लिए, योजनाएं लाने के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी हमारे यहाँ जनगणना, जातिगत गणना पेंडिंग है, तो वो एक मुद्दा है। दूसरी बात, पिछली बार कम सीट आने के लिए हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भी हमेशा कहा करते हैं कि वो थोड़ा सा बेफिक्र हो गए थे और उस वजह से थोड़ा सा शिवराज सिंह जी खेल गए और सीटें कम हो गई। पर इस बार हम कोई ऐसी चूक होने नहीं देंगे और विश्वास रखिए ये आंकड़ा 12 से कहीं ऊपर जाएगा। चलिए मंजिल जी, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि यहाँ पर कांग्रेस को कॉन्फिडेंस है कि इस बार जो है विंध्य में अच्छा खासा जो है समर्थन उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर हम 2018 और उसके पहले 2013 के रिजल्ट पे नजर डालें तो कहीं ना कहीं जो है ये चीजें चुनौतीपूर्ण है कि यहाँ पर उतना ही आंकड़ा बरकरार रखना हर चुनाव में ही बड़ी चुनौती रहा है। भाजपा के लगातार हर नेता यहाँ पर एक्टिव रहा है और शेड्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शेड्यूल में प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर जो है आदिवासियों के बीच में यहाँ पर संवाद करते नजर आए थे, चौपाल लगाते नजर आए थे। तो सभी को मतलब इन दौरों से तो ये साफ जाहिर है कि इस बार जो है चुनाव में विंध्य की एक बड़ी भूमिका है। किसी भी एक भी अगर हमारी कोई सीट है तो हम उस पर फोकस करेंगे ही, क्योंकि ये युद्ध के मैदान में जब हम जाते हैं तो सारी तैयारी के साथ जाते हैं। लेकिन हमारी तैयारी ये नहीं कि चुनाव को देखकर तैयारी करते हैं हम लोग। हम हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी लोग जनता के बीच में रहकर काम करते हैं। और अब जब से हमारी सरकार बनी है, आज 2003 से और आज तक 18 साल की सरकार में हमने हमेशा हर वर्ग के लिए काम किया है। जो हमारे दो जो मुद्दे रहे हमेशा, विकास और गरीब कल्याण, उस पर रहकर हमने काम किया है। तो निश्चित तौर पर हमने हर वर्ग के लिए, अगर जनजातीय समूह की हम बात करते हैं तो आज ये जिस निचले स्तर पर राजनीति कर रहे थे तो अभी जो आज जाति पाति की जो बात करने लगे हैं जातिगत जनगणना के लिए, अब यहाँ पर राहुल गांधी जी जो है जातिगत गणना की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम सदन में लेकर जाएंगे इस मुद्दे को। भाजपा की सरकार जैसे ही गिरेगी, जैसी कांग्रेस सरकार आएगी, हम हर राज्य में जहां पर कांग्रेस सरकार है वहां तो शुरू हो ही गया है और आगे भी हम कराएंगे। तो जातिगत गणना की बात तो यहाँ पर कह के चले गए ना वे।
और इसके पहले जो है इन सब ये सारे मुद्दे नहीं उठ रहे, लेकिन चुनाव आते ही देखिए जातिगत गणना की बात भी आ गई यहाँ पर, जहाँ एक और महिलाओं की बात करें तो वहीं ट्राइब्स को लेकर भी जो है लगातार भाजपा भी काम करते आ रही है। तो ये वर्ग जो है आदिवासी वर्ग को साधने के लिए तो लगातार यहाँ पर प्रयास दोनों ही दल करते आए हैं हमेशा से। मैं वही आपको सारे जवाब दे रही थी एक एक करके, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने जनजातीय समुदाय के लिए हमेशा से काम किया है, चाहे वो बिरसा मुंडा जयंती मनाने की बात हो, अगर हम जयंती या जो हमारे नायक रहे उनको स्थापित, उनको बाकायदा सम्मान दिलाने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज पैसा कानून यदि लेकर आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई, उनकी संस्कृति को संरक्षण करने के लिए, उनके सारे जो उनके जो निर्णय लेने के जो अधिकार है उनको देने के लिए, वन उपज, उनको जल व्यवस्था, आवास व्यवस्था, हर मुद्दे पर जो बुनियादी उनकी जरूरत थी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। ये जातिगत गणना की बात करते तो मैं आपको बताऊं कि पहले हम सबको विदित है ये बात, हम सब यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं इस बात को कि 1931 में सबसे पहले जातिगत जनगणना हुई थी, और अंग्रेजों के शासनकाल में, और उसके बाद फिर राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के समय भी ये केविकर जी की रिपोर्ट आई तो उसे दबा दी गई, मंडल कमीशन आया उसकी रिपोर्ट जो आई उसे दबा दिया गया। तो सबसे ज्यादा सरकार इस देश में कांग्रेस की रही। आज 75 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, तब से कांग्रेस ने बात क्यों नहीं की जातिगत गणना की, आज क्यों कर रहे हैं? तो ये इनका एक चुनावी शगुफा है, ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे, ये विकास की बात नहीं करेंगे। इनकी सबसे ज्यादा सरकार इस देश में रही, इन्होंने विकास क्या किया, इनने जनजातीय कल्याण के लिए क्या काम किया? हम तो जनजातीय चलिए आपके इस सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर हिमानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर पूछ लेते हैं ना उन्हीं से कि हिमानी जी आप बता दीजिए कि आखिर कांग्रेस ने क्या काम यहाँ पर आदिवासी के लिए किए हैं? आदिवासी वर्सेस वनवासी की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, तो जब इतने हक की बात कर रही है कांग्रेस तो उपलब्धियां भी गिनाए अपनी। हमें गिनाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हम यहाँ पर जितने लोग भी डिबेट में बैठे हैं, हम सबकी स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा कांग्रेस के शासन काल में हुई होगी। उस समय कितनी फीस भरी थी किसने, उसका भी आप लोगों को याद होगा। और आज बच्चों की कितनी फीस भरी जाती है, उनके लिए शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, वो भी आपको मालूम होगा। और सिर्फ चुनाव के समय पे अलग अलग योजनाएं लाने से, रेवड़ियां बांटने से नहीं, पूरे समय पे आप खुद जब आपने अपने पापा को सुना होगा या अपने मम्मी से बात कीजिए, या मैं खुद अपनी बात बताऊं तो आज मेरे बच्चों की जितनी 1 साल की फीस है उतनी मेरी पूरी लाइफ स्टाइल, पूरी एजुकेशन की फीस भी उतनी नहीं बनेगी। तो मुझे इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात इसकी कि ये जैसे कि सोशल मीडिया पे एक चला करता है कि 2014 के बाद हमने भारत देखना शुरू करा, हमने दुनिया में आए, सृष्टि का आरंभ तब से हुआ। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि उस सफर से लेके अब तक की तो फिर आधा घंटे की डिबेट आपकी कम पड़ जाएगी अगर मैं इतने सालों की अपनी उपलब्धियां गिनाने लग जाऊंगी। उससे पहले अगर उपलब्धियां ही गिनानी है तो हम सब देख सकते हैं, हम सब घर में ही रहते थे, समृद्ध थे, खाना खाते थे, सब कुछ करते थे। एक किस अवस्था में आजादी के बाद। हिमानी जी मेरा सीधा सवाल आपसे आदिवासी के मुद्दे पर, अभी हम फिलहाल अगर शेड्यूल और बिंद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आदिवासी यहाँ पर बाहुल्य क्षेत्र हैं, इनके लिए जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो वही बात यहाँ पर मंत्री जी पूछ रही हैं कि आप कांग्रेस बताइए कि आखिर आदिवासी हितैषी क्यों कह रही है अपने आप को? क्यों आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासियों को पट्टे देने का, आदिवासियों को सम्मान से जीने का हक कांग्रेस ने दिया। और अगर अब आप सत्ता में है तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप फिर पुरानी सरकार के ऊपर डाल देते हैं। आप बस बिरसा मुंडा जयंती मनाने को अपनी एक उपलब्धि समझते हैं। किसी की जयंती मनाना उपलब्धि कैसे हो सकती है? ये समाज को सम्मान का से जीने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है उससे? चलिए मंजरी जवाब दीजिए, फिर मैं अवस्थी जी से बाद में बात करूंगी। जी मंजरी जी। देखिए, देश की सबसे ज्यादा आबादी जो है वो मध्य प्रदेश में निवास करती है आदिवासी समुदाय की, और मैं समझती हूँ कि जितने काम आदिवासी समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। हिमानी जी पूछ रही है कि आखिर जयंती बनाना उपलब्धि कैसे है, पहले उसका जवाब दीजिए बस। देखिए, हमारी सरकार ने विकास के साथ जो हमारी संस्कृति है इस देश की उसको संरक्षण का भी काम किया, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है।
उसके साथ हमारे जो जननायक थे, चाहे वो आदिवासी रहे हो चाहे अन्य रहे हो, आदिवासी जो जननायक रहे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी, लड़ाई लड़ी, उनको तो कांग्रेस ने बिसरा ही दिया था। कांग्रेस ने तो हमेशा एक परिवार को स्थापित करने की कोशिश की, उसी को महिमा मंडित करने की कोशिश की कि वही फांसी पर लटक गए, उन्होंने देश को आजाद करा दिया, वही जेल चले गए, और सबको तो इन्होंने दबा दिया था इतिहास के पन्नों में। हमने उन रणवीरों को, रणबांकुरे को, उनको एक स्थान दिया, उनको सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। तो आज हमने, चाहे वो कमलापति स्टेशन का नाम हो, चाहे टंटैया मामा बड़ा लड़ैया करके एक पुस्तक का प्रकाशन किया हो, ऐसे हमने सभी जो जननायक रहे, चाहे वो रानी दुर्गावती रही हो, इन सबने इस देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया। उनको कहीं इतिहास के पन्नों में जो दबा दिया गया था, आज हमने उन्हें जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उनको जान पाए, तो हमने स्थापित किया, ये हमारी जिम्मेदारी थी। यहाँ पे थोड़ा सा भटक गए हम डिबेट से। मैं तुम्हारा रवि वसी जी, इसको वापस इस डिबेट को जो है मुद्दे पे लेके आती हूँ। हम विंध्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जाहिर सी बात है कि रीवा और विंध्य वो जगह है जहाँ से इन तमाम आयोजनों की शुरुआत हुई। बिरसा मुंडा जयंती की बात करें, गौरव दिवस की बात करें, चाहे वो यहाँ पर चौपा लगाकर चर्चा की बात करें, तमाम तरह के आयोजन हमने और तमाम तरह के यहाँ पर जो है हमने कार्यक्रम देखे हैं। क्या लगता है कि अजय सिंह का गढ़ है, उसके बावजूद 2018 के परिणाम जो है वैसे नहीं मिले कांग्रेस को? भाजपा चाहती है कि वही जो पहला जो उन्होंने यहाँ पर एक दबदबा बना के रखा है, जो कब्जा बना के रखा है, उसे बरकरार रखा जाए। लेकिन आप पार्टी जिस तरह से नगर निगम चुनाव के बाद जो है कॉन्फिडेंस में है कि यहाँ पे भले ही ज्यादा नहीं लेकिन कुछ सीटों पे तो जो है कब्जा कर ही लेंगे, तो ये तमाम चीजें जो है इस बार ये चुनाव जो है विंध्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट कर देती हैं? ये सवाल मैं रवि वसी से बात कर रही हूँ जी, एक बार मैं आपके पास वापस लौटूंगी अभी। मेरे से सवाल है? जी जी, देखिए अनन्या, हर चुनाव हर क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और निश्चित तौर पर विंध्य के भी, चूंकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से विंध्य की 30 सीट भी आती है, और विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए निश्चित तौर पर वहाँ की जनता चाहेगी कि ऐसी सरकार चुने जो स्थायित्व हो, और दूसरी बात यह है कि वो उनके विंध्य के विकास के बारे में सोचे। और आप देखिए कि जहाँ तक आप अभी, मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, तो जातिगत जनगणना का मुद्दा आप देखिए लगातार कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि जो कि विंध्य की राजनीति के लिए ये जातिगत मुद्दा ज़्यादा इसलिए भी महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव है वो अब तक के जो देखा गया है वो सिनेरियो की जातिगत आधार पर जो है वो चुनाव होते रहे हैं। ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हों, या अब तीसरा एक वर्ग जो है वो आदिवासियों को भी उसमें शामिल कर लिया गया, क्योंकि देखिए सीधी सिंगरौली शहडोल का हिस्सा भी विंध्य में आता है। तो निश्चित तौर पर ये तीनों जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर कोशिश हर दल साधने की कर रहा है कि जातिगत समीकरणों को कैसे वो अपने पक्ष में लाने की कोशिश करे। और मुझे लगता है कि चाहे राहुल गांधी का भाषण हो, या आज भगवंत सिंह का मान का भाषण हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो, तो इन तमाम जो है देखिए तमाम नेताओं ने अपने अपने हिसाब से जातियों को साधने का काम किया है, और उद्देश्य सबका एक ही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस क्षेत्र में वो ला सकें। तो मैं समझ गया चुनाव में सब चलता है, और मुझे लगता है कि रवि अवस्थी जी, ये माना जाए कि इस बार 2023 के चुनाव में अगर विंध्य के अगर समीकरण बिगड़ते हैं या फिर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरे ओवरऑल रिजल्ट पे जो है काफी बड़ा प्रभाव डालेगा। देखिए इन्होंने हालांकि ओवरऑल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो विंध्य के साथ साथ मालवा निमाड़ से बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ था, ग्वालियर चंबल में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि हर सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है और हर अंचल अपने आप में महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर भले ही आप अगर नर्मदापुरम और की 11 सीटों की बात करें तो वो भी अपने आप में मायने रखती है सत्ता के समीकरण बनाने और बिगाड़ने में, क्योंकि 11 का संख्या तो एक भी काफ़ी होती है किसी सरकार के बनाने में। अगर 116 चाहिए तो अगर 115 भी आती तो फिर उस समय जब आपको ज़रूरत समझ में आती कि एक सीट का मायने क्या होता है। तो मुझे लगता है कि विंध्य की जो 30 सीटें हैं निश्चित तौर पर बीजेपी चाहेगी कि जो उसका वहाँ पे अभी प्रभाव बना है वो और अधिक प्रभावी तरीके से वहाँ पर 24 से और आगे बढ़त ले। तो वही भी कांग्रेस की कोशिश है कि 6 से आगे बढ़ा जाए, जो 2013 में था कम से कम उससे आगे बढ़ा जाए। तो वो हर राजनीतिक दल अपने लिहाज से जो है ये तो साफ है कि जिस तरह से जो है इस बार विधानसभा 23 का चुनाव है वो विंध्य को लेकर चल रहे हैं, और वहीं साथ में इस बार इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता कि विंध्य के अलावा महाकौशल, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हर चीज की शुरुआत जो है विंध्य से। हिमानी जी, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि जितने दौरे हुए अभी तक वो विंध्य महाकौशल के आसपास ही हुए,
और जिस तरह से संदेश भी दिया गया तो आदिवासी वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए ही दिया गया। तो कांग्रेस यहाँ पर इसके पहले जब यहाँ पर भाजपा इल्जाम लगाती है कि चलिए कुछ किया नहीं, पैसा एक्ट की बात कर रही है सबकी, तो भाजपा जवाब यहाँ पर नहीं मांग रही, वो सवाल करती रहती है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या जवाब दे रही है यहाँ पे इस चीज का कि 2014 के पहले या फिर 2003 के पहले या 2000 साल के पहले भी जो है यहाँ पर कांग्रेस ने अगर इतना लंबे समय तक शासन किया है, तो क्या यहाँ पर योजनाएं, क्या यहाँ पर जो है आदिवासियों को लेकर जो उसको अपने आप को हितैषी बताती है। वहीं एक सवाल मेरा इसमें ऐड कर देती हूँ मैं कि जयंती मनाने की बात हो, बुक छापने की बात हो, कोर्स में उनको ऐड करने की बात हो, ये काम पहले भी तो हो सकते थे। अगर उनने करा है तो वो उपलब्धि गिना रहे हैं उस चीज को लेकर। कांग्रेस यहाँ पे कहती है कि जयंती मनाना, ऐसे आप कह रहे हैं जयंती मनाना कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने समाज को लेकर जो है, ये समाज ये तो हुआ है कि चलिए हमारे जो महानायक हैं उनके बारे में जो लोगों को पता है, जान रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे, जवाब दीजिए। पिछली बार आदिवासी समाज ने पूरी तरह से 2018 के चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया था, तो वो आपकी जो आप सो कॉल्ड उपलब्धियां गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कितना मान रही है, इससे ये पता चलता है। दूसरी बात, कुछ जो और घटनाएं हैं, किसी का आप खुद कंपैरिजन कीजिए कि एक ही परिवार के एक व्यक्ति की आप पुराने किसी पूर्वज की जयंती मनाइए और उसके किसी वंशज के सिर पर मूत्र विसर्जन कीजिए, तो आप बताइए कि पितृ उसके किस तरह से इस बात से प्रसन्न हो सकते हैं या खुश हो सकते हैं जब उनके बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में हमेशा फर्क है, वो सिर्फ दिखावे के लिए ये सब कुछ करते हैं। और रही बात विंध्य के की कि अभी हम सवाल पूछने की पोजीशन में है, अभी हमें शिवराज जी ने 2020 में छल कपट करके विपक्ष की भूमिका जबरदस्ती दे दी है, तो हम सवाल पूछने की फॉर्म में है, जवाब देने के स्थिति में अब इनको ही रहना होगा। तो जवाब, मैं खुद विंध्य से बिलोंग करती हूँ, पन्ना क्षेत्र में मेरा घर है, तो आप उस तरफ जाइए, आप उस तरफ की रोड देखिए, उस तरफ के पीने की पानी की व्यवस्था देखिए, गर्मियों में किस तरह से लोग पानी के एक एक मटके के लिए कितना भटकते हैं, कितना परेशान होते हैं। उसके बाद पथरी, किडनी की समस्याएं, पीलिया, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसी बीमारियां जो लोगों को हर सीजन में घेरे रखती हैं। वहाँ अभी जितनी भी अभी कुछ समय बस दुर्घटनाएं हुई वो वहाँ विंध्य क्षेत्र में ही हुई, और बसों की क्या स्थिति है वहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है, रोजगार की क्या व्यवस्था है कि लोग इतनी दूर बसों से जाके अपने लिए नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं। यानी कि बात यहाँ पे ये है कि जितना विकास होना चाहिए था, मानी जी, भाजपा प्रवक्ता ने बोला कि हम सिर्फ चुनाव के समय पे चुनाव मोड में नहीं आते। मानी जी, मतलब कैसे, ये आपका कहना ये है कि जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास विंध्य का या फिर आदिवासियों का नहीं हुआ है। मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। मैं आपके पास ही आ रही हूँ जी। हिमानी जी, आपकी बात होगी। अब मैं अंजलि जी आपसे जवाब चाहूंगी इस चीज का कि उनका कहना साफ है कि जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ कि विंध्य से मेरा बहुत संबंध रहा, क्योंकि मेरा सारे रिश्तेदार, मेरे परिवार वहीं रहने वाले हैं। मैंने वो स्थिति देखी, बुंदेलखंड और विंध्य दोनों देखे हैं। तो एक फीट के नहीं, 3-3 फीट के गड्ढे हुआ करते थे सड़कों में। वहां के लोगों पर आश्रित हुआ करते थे कि दिन भर काम करते थे, उनको 1 किलो 2 किलो अनाज मिल जाए। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज देखिए, उनके बच्चे नीट एंड क्लेट और जेईई जैसी प्रवेश परीक्षाओं के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उनको फ्री कोचिंग की सुविधा सरकार ने दी है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ। जी, हमने उनको आज रहने के लिए आवाज दिया, स्वच्छ वातावरण दिया। आज ये जो पानी की बात कर रही है, जो हर घर नल है ना, वो जो व्यवस्था की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि नल जल योजना के तहत कि हर घर नल पहुंचे, हर घर पानी पहुंचे, तो वो एक व्यवस्था हुई है। और पीएम आवास जो हमने दिए, उसमें वहां पर जो आदिवासी भाई बहन हैं, यदि वो मकान बनाते हैं तो उनको पीएम आवास बनाने के लिए खदानों से रेत भी फ्री दी जा रही है, और हर तरीके से उनके विकास के लिए काम किया जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वो शिक्षा संबंधी हो, और अन्य बुनियादी जरूरतें जो है वो सबके लिए ध्यान देकर आज सरकारों ने काम किया और उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। इसलिए 2013 में जब हम 12 सीट पर थे और उससे बढ़कर हम 24 पर आए, और इस बार देखिए इनका
टुकड़ा साफ होगा। बाकी रही आम आदमी पार्टी की बात, तो वो एक सीट लेकर भले ही वो कितने ही हर्षित हो रहे हो, मगर उनका कुछ है नहीं। तो निश्चित तौर पर, और यदि नुकसान हुआ भी तो कांग्रेस का होगा, क्योंकि वो दोनों गठबंधन में है और यहाँ आकर एक दूसरे की कमियां गिना रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो वो एक दूसरे को नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बीजेपी आम आदमी पार्टी को चुनौती नहीं मानती है, बात करती है। सर्वस्पर्शी सर्वहितैषी भाजपा जो है उसने उसको ध्यान में रखकर अपने एजेंडे पे काम किया। यानी कि मंजरी जी आप कह रही हैं कि आप आम आदमी पार्टी को चुनौती नहीं मानती हैं, ये नुकसानदायक जो है कांग्रेस के लिए ही है। आम आदमी का तो कोई वजूद ही नहीं है मध्य प्रदेश में। वैसे भी अगर एक सीट आ गए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस और उनका आपसी है, हमारा कुछ नहीं। हमने तो जनता के लिए, विकास के लिए काम किया है और गरीब कल्याण के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। जनता उसको देखती है। जाहिर सी बात है कि कह सकते हैं यहाँ पे मंजरी जी की बिल्कुल यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी काफी नई है और मध्य प्रदेश में हमेशा से दो प्रमुख दलों ने ही जो है यहाँ पर सत्ता संभाली है और हमेशा से लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं। रवि अवस्थी जी, यहाँ पे मैं आपसे इस चीज को जान लेती हूँ कि जो बात यहाँ पर हिमानी जी और मंजरी जी कह रही हैं, विकास का मुद्दा, आदिवासियों का मुद्दा, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो जितने भी लगते हैं विंध्य के आसपास के जितने भी यहाँ पर क्षेत्र हैं, सब में जो है दौरे भी हो चुके हैं, राजनेताओं का आना जाना भी है, जनसंपर्क भी है, कई सारे आयोजन भी है। लेकिन वही चीज वापस से अभी मैं पूछ रही हूँ कि क्या 2023 का चुनाव सिर्फ इसी वर्ग के भरोसे है? क्या यहाँ पर 2023 में मुद्दा होगा, चेहरा होगा या विकास होगा? देखिए अनन्या, इस बार ना तो कोई लहर है ना कोई मुद्दा है। आज देखिए कि जो भी इशूज़ होते हैं तात्कालिक होते हैं या आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है तो तात्कालिक मुद्दों को लेकर ही है। तो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास भी। और अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो पुरानी खामियां हैं, कमियां हैं, उनको गिनाने का काम किया जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो 2023 के चुनाव में मुझे लगता है कि हर दल के समक्ष एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती में जो कौन बाजी मारता है, जनता किसके पक्ष में जाती है, मुझे लगता है कि अगर बिंदी की सीटों पर भी कई जगह अगर बहुकोणीय संघर्ष देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए इस समय चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी या जितने भी क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय दल है, वो सब इस मैदान में है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर मतों का विभाजन होगा और मतों का विभाजन होता है तो देखिए हार जीत का अंतर में कम होता है। तो इस बार जो है वो नेक टू नेक वाला मामला है, मतलब हर जगह, चाहे विंध हो, महाकौशल हो या अन्य अंचल हो। तो बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं है, हालांकि उसके पास बताने को बहुत कुछ है, बहुत उपलब्धियां हैं पिछले 2 दशक में जो किया गया है। हालांकि मैं अभी एक प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहा था कि किसी की जयंती मनाना उपलब्धि नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि वो उनके खुद के राजनीतिक दल में भी जयंती और पुण्यतिथि मनाने की परंपरा रही है और वो मनाते हैं। चूँकि पुराने मनीषियों ने, जिन महापुरुषों ने जिस मुकाम तक इस देश को पहुँचाया है उसे बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जैसा मंजरी जी ने भी कहा कि देखिए जिस तरीके से इतिहास को एक तरफा दिखाया गया कि मुगल शासकों को महिमा मंडन किया गया, कि नहीं अन्य महापुरुष लोगों को महिमा मंडन किया गया, लेकिन जनजाति वर्ग के जो असली वीर योद्धा थे, जो नायक थे, उन्हें कहीं ना कहीं जगह इतिहास में नहीं मिली। तो वो उसको एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्थापित करने का काम किया है, इसमें निसंदेह कोई वो बात नहीं। चाहे वो आज हम अगर बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं, टंटिया भील की बात करें, शंकर साय, रघुनाथ साय की बात करें, तो आज हम बात इसलिए कर पाते हैं कि ये हमें 10-15 साल से सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि किस तरह से उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई। आज नई पीढ़ी इन योद्धाओं के बारे में जानना थी, वरना हमने जब स्कूल कॉलेज में पढ़ा तो स्कूल में तो हमें तो वही अकबर और बीरबल और तमाम किस्से पढ़ाए गए, सुनाए गए, तो हम वही मुगल शासकों की कहानी किस्से पढ़ते रहे आज बड़े। तो लेकिन अब नई भावी पीढ़ी के लिए जो असल योद्धा थे उनको भी अगर स्थापित, उनकी स्मृति को स्थापित किया जा रहा है तो ये अपने आप महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि अब अगर बात करेंगे तो वही आप देखिए पिछले 2 दशक में, जैसे अगर आप पेशा एक्ट को ही ले लें, पेशा एक्ट 96 में लागू हुआ केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने उसको अडॉप्ट किया, लेकिन कागजी तौर पर रहा। वो पहली बार जो है उसको पेशा एक्ट को 89 विकास खंडों में प्रभावी तरीके से लागू किया गया। तो इतना फर्क है। अब ये तो मतदाता पर निर्भर करता है कि वो इस फर्क को कैसे उसका आकलन करता है और उसके आधार पर वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा। और उसके बाद जो है देखिए जो उसके परिणाम क्या आते हैं वो तो दिसंबर में 3 दिसंबर को खुलासा होगा। नन्या, बिल्कुल। चलिए, जाहिर सी बात है कि इस बार चुनाव
आदिवासियों फोकस कर ही लिया जा रहा है। बहुत धन्यवाद। एक बार समय का अभाव है, चर्चा को विराम देते हैं। रवि अवस्थी जी और मंजरी जी और साथ ही मानी जी, आपका तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात अभी यहाँ पर अगर विंध्य की है तो विंध्य में यहाँ पर बड़ी आबादी जो है ब्राह्मण और आदिवासी वर्ग की है। ऐसे में दोनों ही समाजों को साधने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो हर चुनावी सभा का आगाज है वो यहाँ विंध्य से किया गया। साथ ही यहाँ पर चुनावी बिगुल फूकने के साथ साथ लगातार यहाँ पर जन संवाद, जनता के बीच रहकर संवाद जो है ऐसे कार्यक्रम भी देखने को मिले। लेकिन बात वही है कि 30 सीटें अपने आप में मायने रखती हैं। 2013 के बाद यहाँ पर उस आंकड़े को बढ़ाने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा चाहती है कि जो उसका वर्चस्व वहां पे बना हुआ है वो आगे भी बरकरार रहे। लेकिन बात वही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा होगा, चेहरा होगा, पार्टी होगी या फिर विकास की जो उपलब्धियां हैं वो होंगी। आखिर इस बार आदिवासी वर्ग किस पे भरोसा जताएगा? क्या यहाँ पर कांग्रेस जो वादे कर रही है उसके ऊपर आदिवासी वर्ग यहाँ पर भरोसा करेगा, या फिर जिस तरह से भाजपा लगातार काम कर रही है, चाहे जयंती मनाए, चाहे वो यहाँ पर पैसा एक्ट लागू करे, या फिर जिस तरह से लगातार जो है आदिवासी संवाद मुख्यमंत्री करते हैं, तो उसका असर यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि इस बार कह सकते हैं विंध्य अच्छा खासा प्रभाव यहाँ पर चुनाव में डालने वाला है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।